और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल एक पुलिस अफसर मिलिटेंटों के साथ पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देविंदर सिंह मिलिटेंटों के साथ पकड़ा गया है। डिप्टी एसपी के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवेद बाबू भी पकड़ा गया है। नवेद बाबू पर कई बैरूनी रियासतों के मजदूरों को मारने का इल्जाम है। पुलिस ने कहा कि इसकी नज़र नवेद बाबू की हर हरकत पर थी। पुलिस ने अनंतनाग के वनपुर इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक गाड़ी का घेराव किया और उसमें डिप्टी एसपी मिलिटेंट नवेद बाबू और उसके साथी आसिफ को पुलिस ने पकड़ दिया। उनके कब्जे से पुलिस ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल जब्त किए। डिप्टी एसपी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटी हाईजैकिंग में पोस्टिंग पर था और इनको गुज़श्ता साल सदर जमहूरिया के हाथों एजाज से भी नवाजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर त्राल के गुलशनपुरा इलाके में जारी है। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, ताहम दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया हुआ है। वादी में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस ताज़ा बर्फबारी से वादी का मंजर काफ़ी दिलफरेब दिखाई दे रहा है। आइए ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़े हुए। सनम, ताज़ा बर्फबारी हुई है, क्या कह रहा है वादी का मौसम इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हम वादी की मौसम की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है। हालांकि कल यहाँ पे अब्र आलूद जो मतला रहा, लेकिन उसके बाद रात को यहाँ पे बर्फ़ हुई और सुबह जब लोग जागे तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई थी और यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। और अगर हम बात करें इस मौसम में यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का मज़ा लेते हैं लोग। और यहाँ पे जो बर्फ़बारी का न सिर्फ जो बैरून रियासत से आए जो यहाँ पे सियाह है वो उसका मज़ा लेता है, बल्कि यहाँ के मकामी लोग भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब बर्फ़बारी हो और वो इस बर्फ़बारी का मज़ा ले। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से इस बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं? इस बर्फ़बारी में हमें बहुत मज़ा आता है। एकदम ये मौसम ही इसी बर्फ़बारी का है। बर्फ़बारी इस वक्त हो रही है, इसमें बहुत मज़ा, ठंडा मौसम है इस वक्त, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फ़बारी के मौसम को। बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बर्फ़बारी में क्या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती है या खाई जाती है? यहाँ पर बर्फ़बारी में ये हम करते हैं, ये स्नो फाइट करते हैं यहाँ पर। और कभी कभी हम स्नो में कभी ये खाते हैं, कभी मुंह में भरते हैं, कभी स्नो कभी किसी के पीठ में भरते हैं। वही इसी हिसाब से एंजॉय करते हैं और वही बर्फ़बारी हम इसमें इस हिसाब से एंजॉय करते हैं। तो देखा जिलानी, आपने जैसे सुना कि इनका ये कहना है कि यहाँ इस बर्फ़बारी के मौसम में यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो इसका मज़ा लेते हैं, स्नोमैन बनाते हैं, स्नो फाइट करते हैं। और वही साथ में अगर हम बात करें तो इन्हीं आयाम में यहाँ पे कई ऐसी ज़ियाफ़तें हैं जो नमूदार होती है, चाहे वो हरीसा हो जिसको यहाँ सुबह जो खाया जाता है और उससे जो जिस्म में हरारत रहती है, जिसकी वजह से इस तरह के जो मौसमी हालात से बचा जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें अभी जो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई हो जिसकी वजह से अभी हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है वो भी बंद है और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग पीछे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है बर्फ़बारी का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सयाहों का किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं? सयाह का क्या हाल है वहाँ पर इस बर्फ़बारी में? जी पहले यहाँ पे इनसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आई एम गोइंग टू होटल नाउ because my flight has been cancelled. Now I am going back to hotel. Yeah. तो अभी बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी this is nice. I am enjoying it, but I lost my flight, so it's so painful right now. But anyway, जा रहे थे आप? I have to go to Jammu right now, but flight has been cancelled. So
let's see. All 4 days has gone there. That was cool, but suddenly, anyway, we have to face this season. Thanks. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो बर्फ़बारी की वजह से फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई और यहाँ पे जो लोग हैं दरमंदा होकर रह गए। आपसे जानना चाहूँगा, आप इस बर्फ़बारी का कैसा मज़ा ले रहे हैं? जनाब, बर्फ़बारी का मज़ा तो है, कश्मीर की एक विरासत है, मगर मसला हमें यहाँ हो गया गैस की प्रॉब्लम। इस वक्त हर एक चीज़ की पेट्रोल की प्रॉब्लम। देखो ये हमारी गाड़ी यहाँ पर है, तेल ही नहीं, जाएंगे कहाँ? बर्फ़बारी की वजह से और रास्ता बंद होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हमें हो गई है। इसलिए हम सरकार से इस्तिदा करते हैं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दें ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो इस बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानना चाहूँगा, आप लोगों से बात करना चाहूँगा। बर्फ़बारी हो रही है तो कैसे आप इस सीज़न से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? बर्फ़बारी से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन कश्मीर का ये अपना सीज़न है बर्फ़, तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का, ये प्रेजेंट करता है कश्मीर को। एक्चुअली बर्फ़ यहाँ का यहाँ होना चाहिए। बर्फ़ कितना इंतज़ार रहता है बर्फ़ का? हमें बच्चों को तो ज़्यादा ही इंतज़ार रहता है बर्फ़ का। एक्चुअली बड़े थोड़े इरिटेट ही होते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं बर्फ़ में। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती है इस बर्फ़ के मौसम में? बर्फ़ के मौसम में मतलब बच्चे बाहर निकलते हैं, यूजुअली स्नो के साथ खेलते हैं, हम लोग भी बाहर एंजॉय करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप बर्फ़ का कैसे मज़ा ले रहे हैं? बर्फ़बारी में तो आता ही मज़ा है, हमारे कश्मीर की शान है, प्राइड है हमारा कश्मीर, बस उसके बराबर बस ना। अभी आप यहाँ आए हैं, कोचिंग के लिए आए, तो कितना दिक्कत हुआ बर्फ़बारी की वजह से यहाँ तक पहुँचना? एक्चुअली हमें आदत है तो नहीं लगता कि दिक्कत हो रही है, हमें बहुत मज़ा आता है बर्फ़ के साथ। तो ये आपने जैसे सुना कि यहाँ का इन लोगों का कहना है कि जो बर्फ़ का ये मज़ा ले रहे हैं और इससे ये लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे इससे खेल रहे हो या फिर इसके स्नोमैन्स बना रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी के लिए फोरकास्ट कहा गया है, पेशन गोई की गई है, लेकिन अगर हम बात करें जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी की बात की गई और ये अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। और यहाँ पे आप इस बर्फ़ का मज़ा भी खुद ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे ये खुशगवार मौसम बन चुका है। और ये बर्फ़बारी हो रही है और कौमी शाहराह भी एक तरह से बंद है, तो क्या कुछ मौसमी जानकारी दी गई, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई? बर्फ़बारी कब तक होगी और कौमी शाहराह को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि कई लोग दरमानदा रहते हैं, मुसाफिर हो या फिर जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज दिया है महकमे ने? जी बिल्कुल, अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट ने पहले ये कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कल यहाँ पे एंटर हुई है जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह का मौसम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। और जो मेन एक्टिविटी है वो 12 और 13 जनवरी को रहेगी। और यहाँ पे जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में भारी बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है। और वही अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिशें और हल्के दर्जे या दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी की जो बात है वो कही गई है। और अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे लगातार बंद है। और अभी जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो आज फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है और यहाँ पे जो आज वादी से बाहर जा रहे थे, अब वादी का रुख कर रहे थे, वो आज यहाँ से ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पहुँच सकते हैं। और वहीं जो ज़मीनी रास्ता है, ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे जो कौमी शाहराह है वो बंद हो रही है और जिसकी वजह से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेवा जब भी इस तरह की लगातार बर्फबारी होती है तो मेवा बागात का क्या हाल होता है और किसानों का क्या मसला दरपेश रहता है ऐसे बर्फबारी के मौसम में उनके लिए? तो जिलानी, जैसे आपने पहले देखा तो जब 7 नवंबर को यहाँ पे पहली बर्फबारी हुई थी उस टाइम अभी जो मेवा पेड़ों पे ही लगा था और अभी पत्ते जड़े नहीं थे और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था यहाँ पे मेवा बागात को। और वो काफ़ी वहाँ जो पेड़ है वो टूट गए थे जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होना पड़ा था। लेकिन अगर जैसे बाद के मौसम में अभी ये होता है तो नीचे मेवा हो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी जो 7
7 नवंबर को बर्फबारी हुई, उसकी वजह से पेड़ टूट गए और वो 1 साल का नुकसान नहीं बल्कि कई साल का नुकसान हुआ है इस बार इनको। और यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे होती है जब बर्फबारी उस मौसम में हो, जब अभी पेड़ों पे पत्ते हो, उस टाइम पे इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। और वही यहाँ पे जो मेवा सन्नत के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनका जो माल बाहर जाना है, बाहर की मंडियों में जाता है, तो बर्फबारी की वजह से या रास्ता खराब होने की वजह से वो कई दिनों तक कौमी शाहराह पे फंस जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक इस पूरी जानकारी के लिए। सनम तसद्दुक तो सीधे रास्तों पर जानकारी दे रहे थे। बर्फबारी लगातार हो रही है, मौसम अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि 12 और 13 तारीख का उन्होंने कहा कि आज और कल भी जो है इसकी देखने को मिलेगी बर्फबारी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कोलकाता में है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलूर मठ से आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के दौरान CAA से मुताल्लिक़ भी बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला कोई भी शहरियत ले सकता है। हमने गांधी जी की बातों पर अमल किया है। हम शहरियत दे रहे हैं, शहरियत ले नहीं रहे हैं, लेकिन इस पर अपोजिशन सियासत कर रही है। पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की। और कोलकाता के बेलूर मठ से निकलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रोग्राम में पहुंचे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम करने का ऐलान किया। साथियों, कोलकाता पोर्ट सिर्फ जहाजों के आने जाने का स्थान नहीं, ये एक पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इस पोर्ट ने भारत को विदेशी राज से स्वराज पाते हुए देखा है। एक प्रकार से कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का जीता जागता प्रतीक है। ऐसे में जब ये पोर्ट 150वें साल में प्रवेश कर रहा है, तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण का भी एक ऊर्जावान प्रतीक बनाना हम सबका दायित्व है। पश्चिम बंगाल की, देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता, बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। अब ये पोर्ट
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर हैं। कल उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और आज उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलूर मठ से आवाम से खिताब किया। साथ ही उन्होंने सीए के कानून पर बातचीत की। और हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना कोलकाता से रास्ते जुड़ गई हैं। शबाना, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा वाकई मगरबी बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में सीए पर सफाई देना नरेंद्र मोदी का कैसे देखा जा रहा है मगरबी बंगाल में? बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरह से आज वज़ीर आज़म ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा कि सीए कानून जो है वो किसी से शहरियत नहीं छीनेगी बल्कि ये शहरियत देने का कानून है। और आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि जिस तरह का दबाव था, जिस तरह से बंगाल कोलकाता में एहतजाज चल रहे थे, लगातार कल से एहतजाज जारी था, आज ममता बनर्जी ने किसी भी प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर नहीं किया। ममता बनर्जी ने कल जिस तरह से मुलाकात की थी वज़ीर आज़म के साथ हावड़ा ब्रिज के एक प्रोग्राम में वो शरीक हुई थी, लेकिन जिस तरह से जो सीए एनआरसी की मुखालफत में सड़क पर उतरे थे, वज़ीर आज़म के दौरे की मुखालफत कर रहे थे, वो फिर ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म के खिलाफ भी नारे लगाने पड़े और इसके बाद ममता बनर्जी को सफाई देनी पड़ी। उन्हें उस मंच पर आना पड़ा जहां तृणमूल छात्र परिषद सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठी है। उस मंच पर आकर उन्हें सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है और सीए और एनआरसी को नहीं माना जाएगा बंगाल में। इस ताल्लुक से उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है और आज किसी भी प्रोग्राम में ममता बनर्जी का शामिल न होना इस बात का जो है वो जाहिर होता है कि बंगाल में सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपोजिशन जमातों को किनारे करते हुए खुद ही कहा था कि सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो अकेला चलेंगी, अकेली लड़ाई लड़ेंगी और वो अपोजिशन जमातें जो सीए और एनआरसी के मुखालिफ में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश जो शबाना, दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम किया गया है, वो नाम दिया गया है, एक तो ये, दूसरा मगरबी बंगाल की मौजूदा सूरत हाल, तीसरी बात ये है लेफ्ट की तरफ से ममता बनर्जी पर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि गुमराह कर रही हैं और एक तरह से ये कहने की कोशिश की जा रही कि ममता बनर्जी का जो है साठगांठ है बीजेपी के साथ। लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेफ्ट की तरफ से कल उस मंच पर लेफ्ट और समाजी तंजीमों की तरफ से वो उस मंच पे आ गई जहां तृणमूल छात्र परिषद जो है वो धरने पे बैठी थी और ममता गो बैक और पीएम गो बैक का नारा लगाने लगी। उसके बाद आज ममता बनर्जी जो है वो पीएम के साथ किसी भी प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं हुई है और किसी भी प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर नहीं किया है। तो एक तरफ लेफ्ट भी पूरी तरह तैयार है कि जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में वज़ीर आज़म का दौरा हुआ, जिस तरह से उन्हें हेलीकॉप्टर से लाया गया और अब फिर इसी हेलीकॉप्टर से उन्हें वापस एयरपोर्ट छोड़ा गया, तो हुकूमत आज खुद ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की थी। तो ऐसे में लेफ्ट की तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि तृणमूल कांग्रेस सीए और एनआरसी को लेकर आवाम को गुमराह कर रही है। और जिस तरह ममता बनर्जी ने अकेला चलो की बात कही थी, उनको भी अंदाजा हुआ था कि सीए और एनआरसी के खिलाफ मुखालिफ में जो भीड़ है उसे नजरअंदाज करना उनके लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आज पीएम के साथ ममता बनर्जी ने दूरी बनाई और किसी भी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुई है। साथ ही साथ पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिए जाने के ताल्लुक से भी उम्मीद की, हालांकि ये ऐलान किया जा चुका है, लेकिन क्या कुछ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा वो ममता बनर्जी जब मीडिया के साथ बातचीत करेंगी तब ये सामने आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि इस मामले पर भी तृणमूल और बीजेपी की जो सियासत तेज होगी और लेफ्ट की भी एक कोशिश होगी कि वो इस मुद्दे पर आवाम का जो समर्थन है वो हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि लेफ्ट के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो बंगाल में अपने कदम जमाएं और ऐसे में जो ममता बीजेपी को साथ सांठगांठ का जो इल्जाम है लेफ्ट की तरफ से उसे और भी कितना ज्यादा मजबूत बनाकर आवाम के सामने पेश किया जाए, कि लेफ्ट और कांग्रेस की ये कोशिश होगी। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी जिस तरह से आज उन्होंने किनारी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ दूरी बनाई है, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ को, एक बड़ी आबादी को, एक बड़ी तादाद में जो लोग जो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो लोग सड़क पर उतरे हैं उनको नजरअंदाज करना शायद ममता बनर्जी के लिए भी आसान नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 20 महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हैदराबाद के सयाहती मरकज टैंक बंड निकलस रोड पर वाक़े पीपल्स प्लाजा में हुनर हाट का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर मौजूद थे। पीपल्स प्लाजा पर हुनर हाट 11 जनवरी से 19 जनवरी तक सुबह 11 से रात 10:30 बजे तक जारी रहेगा। आवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। हुनर हाट में मुल्क भर के दस्तकार फनकार अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश और फरोख्त करेंगे और साथ ही मुख्तलिफ अक़साम के खाने भी वहाँ रहेंगे। हर शाम मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग करने वालों पर वाज़ेह किया कि CAA से मरकजी हुकूमत कोई तब्दीली नहीं कर रही है और ना ही इस कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों के लिए समाजी, माशी और आइनी हुकूक महफूज हैं। इस कानून से किसी हिंदुस्तानी शहरी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती में है। कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। We are not going to any change in present Citizenship Act which is passed by the local parliament. हम किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, ये कोई तरह से चेंज नहीं होगा, ये बैक नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, द पीपल हु आर अपोजिंग थ्रू ए हॉरर हंगामा और हॉरर शो, तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो रीथिंकिंग ऑन दिस बिल। एंड on other hand, I wanted to assure the Indian Muslims also कि Indian Muslims living in India with a commitment, not by the compulsion. Indian Muslims यहाँ पर कंपल्शन से नहीं रह रहा है, कमिटमेंट के साथ रह रहा है, मजबूरी में नहीं रह रहा है, मजबूती से रह रहा है और उसके सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेफ है, सिक्योर्ड है और उसकी इंडिया जो है, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। इंडियन सिटीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है वो बहुत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया है और एक ऐसे इशू पे किया है जो इशू की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो सच्चाई नहीं, झूठ है और झूठ के आधार पर ये कन्फ्यूज़न हुआ है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे आर नॉट एनार्किस्ट, दे आर आवर यूथ। इफ some political parties, some vested interest are able to mislead them, तो it is our duty, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम जिन लोगों ने मिसलीड किया है उनको भी एक्सपोज करें और हम अपने नौजवानों को भी जो रियल पोजीशन है, जो करेक्ट पोजीशन है उसको बताएं और जिसको हम बता रहे हैं। और धीरे धीरे वो जो कन्फ्यूज़न था और कन्फ्यूज़न की कॉन्स्पिरेसी थी वो पूरी तरह से किल हो रही है, ख़त्म हो रही है। आप लीडर संजय सिंह का CAA से मुताल्लिक कहना है कि बीजेपी CAA को लेकर आवाम के दरमियान यह साफ नहीं कर पा रही है कि वो करना क्या चाहती है। बीजेपी कुछ कह रही है, बीजेपी में शामिल पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं।
कि पार्टी की ओर से कई बार अलग अलग बयान भाजपा के लोगों ने दिए हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं, उनके दूसरे मंत्री कभी कभी कुछ कहते हैं। तो एक स्पष्टता के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। एक ऑफिशियल स्टैंड सीए और एनआरसी पर क्या है सरकार का, वो सामने लाना चाहिए। इनके खुद के घटक दल एनआरसी और सीए पे अलग अलग बयान देते हैं। सुखबीर बादल विरोध करते हैं, नीतीश कुमार जी एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, रामविलास पासवान विरोध करते हैं। उसके बाद आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र वो सीएए का विरोध करते हैं। तो इनकी पार्टी और इनके घटक दलों के बीच में स्पष्टता नहीं है। उस स्पष्टता के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल गेम तो भाजपा कर रही है ना, पॉलिटिकल गेम कौन कर रहा है? पॉलिटिकल गेम पे अगर विराम लगाना है तो सरकार को एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म कोलकाता के दौरे पर हैं वो, और इस दौरान ममता की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि सीएए और एनआरसी को लागू न किया जाए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश को गुमराह कर रही हैं। मिलने गई प्रधानमंत्री से, बात अन्य बात भी की, और बाहर आकर कह रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू न हो, एक्ट, इसकी चर्चा कर रही हैं, फिर धरने पे बैठ जा रही हैं। यानी प्रधानमंत्री से मिलना मकसद था या अपनी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अपनी राय को पुख्ता बनाने का माध्यम बनाया उन्होंने। एक मुख्यमंत्री को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो दो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति जब मिलते हैं उसकी बात को बहुत जिम्मेदारी से कहा जाता है। इस तरह से बातें नहीं की जाती है जिस तरह ममता जी कर रही हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।